धुरंधर फिल्म को लेके पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। क्या वाकई अतीक का संबंध आईएसआई से था या नहीं? अतीक के बारे में फिल्म बन गई तो आपको मिर्ची लग गई। उसका गैंग चार्ट नंबर IS 277 था। उसके ऊपर 1979 के बाद से 100 से ज्यादा जघन्य अपराध थे। थाना शाहगंज, तत्कालीन इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज। इसका इकबालिया बयान है वहां पर। Tell us the truth, Atiq. How long have you been working with the ISI? We know everything. इसने ये कहा कि हमारे संबंध लश्कर-ए-तैयबा से भी हैं, ISI से भी हैं। राजू पाल का जब मर्डर हुआ था तो एक तरीके से 50 गोली मारी। उनके घर से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और मेड इन पाकिस्तान के कारतूस बरामद होते हैं। नेपाल के रास्ते ये फेक करेंसी इंडिया आने वाली थी और धुरंधर 2 में ये बताया गया कि इसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश चुनाव में होना था। फिल्म वही दर्शाती है जो समाज का दर्पण है। हिमालयन बैंक के जरिए एक बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल बना करके इन्होंने नकली नोट यहाँ ला करके छोड़ना शुरू कर दिया। एक असली के बदले में 3 नकली, शायद ये उस जमाने में चलता था। वो फेक करेंसी जो इंडिया में आने वाली थी वो अतीक अहमद ही उसकी एंट्री कराने वाला था। प्रयागराज में अतीक, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी, बिहार में शहाबुद्दीन। इनको आप हल्का ना समझिए। अपराध की दुनिया के आइंस्टाइन है ये। और इस तरीके के फाइनेंशियल क्राइम्स में तो इन लोगों को बड़ी महारत है। क्या उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में फेक करेंसी का इस्तेमाल पहले होता रहा है? 2012 के इलेक्शन में किस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया? जब अतीक गए थे पर्चे भरने, उससे बड़ा जुलूस काफिला गाड़ियों का कानपुर ने देखा नहीं था। पूरा कानपुर जाम रहा। अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाजपा ने पैसे देकर के फिल्म ये बनवा दी है और दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए फिल्म बनाई गई है। आपको किसने रोका है? पैसे की तो कमी है नहीं। आपने तो 500 करोड़ रुपए शायद खर्च किए थे पिछले इलेक्शन में। दाऊद के पैसे से फिल्म बन रही थी, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी इन लोगों को। अब दाऊद को बिस्तर पर दिखा दिया गया है क्योंकि तो इसलिए दिक्कत हो रही है। दाऊद के टुकड़ों पे जो पल रहे थे, जरा उनसे पूछिए दिवाला निकल गया दाऊद का क्या? इतना दर्द क्यों हो रहा है आपको? इलाज कराइए अपना जाके मनोचिकित्सक से। मालूम चलता था कि कोई फिल्म स्टार गया है दुबई, दाऊद से मिलके आया है, तो क्या उनसे कोई पूछताछ नहीं होती थी? तब दाऊद का ऐसा स्टेचर था, वो फाइनेंसर था फिल्म का, रियल एस्टेट का, और जो लोग वहां जाते थे वो ग्लैमर कोशंट होता था। आज की तारीख में अगर दाऊद मर गया, उसमें लोगों को तकलीफ है, तो उनको तकलीफ होनी चाहिए जो हमदर्दी दिखा रहे हैं। तो प्रोपेगेंडा फिल्म अगर है भी, मैं तो कह रही हूँ, तो अच्छी है। ये इतिहास रच दिया धुरंधर 2 ने, इतनी सक्सेसफुल को नहीं थी। आप उसको नकार कैसे सकते हैं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके आप ये बताइए कि धुरंधर 2 किसने देख ली है। ये वो पिक्चर है जिसके आने के साथ ही पूरे देश में बवाल इस वक्त जारी है। हालांकि फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि फिल्म में जितने भी सीन दिखाए गए हैं जिन पर खास करके विवाद हो रहा है, वो चाहे अतीक अहमद वाला मामला है, चाहे नोटबंदी का मामला है, चाहे दाऊद इब्राहिम का मामला है, इन सब के ऊपर विलाप आखिर क्यों? इन पूरे मामले में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह सर को आज पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया है। बहुत लंबा कार्यकाल उत्तर प्रदेश में उनका रहा है और एक नहीं कई चुनाव उत्तर प्रदेश के उन्होंने देखे हैं, इसलिए उनसे बेहतर कोई शख्स नहीं हो सकता ये बताने के लिए कि क्या चुनावों में, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जाली नोट का इस्तेमाल किसी पार्टी को जिताने के लिए किया जाता रहा है या नहीं। अतीक अहमद वाले मामले में विक्रम सिंह सर से बेहतर कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद को लेके पहुंची थी विक्रम सिंह सर के पास गिड़गिड़ाने के लिए कि मेरे पति अतीक को ना मारा जाए, मैं बेवा नहीं होना चाहती। तो जिस पूरे परिवार को उन्होंने बहुत करीब से देखा है, उसका आईएसआई से संबंध होना, उसका लश्कर-ए-तैयबा से संबंध होना, वो सबसे बेहतर बता पाएंगे। संभवतः ये पॉडकास्ट भी कुछ लोगों को मिर्ची लगने वाला साबित हो। मैं चाहती हूं कि वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि उनकी राय क्या है, क्योंकि विक्रम सिंह सर आपको जो बता रहे हैं वो उनके अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। इसमें धुरंधर 2 का कोई लेना देना उनके साथ है नहीं। अब आगे मैं बढ़ूं, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कर दूं
हमने पहले आपको जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य सर से मिलवाया, आज विक्रम सिंह सर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं और ये कोशिश आगे लगातार हमारी जारी रहे, इसके लिए प्लीज सपोर्ट अस। चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आपके लिए वो बस एक छोटा सा क्लिक है, लेकिन हमारा फर्स्ट माइलस्टोन जो कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होगा, वहां तक पहुंचने में ये हमारी बहुत बड़ी मदद करेगा। और चलिए अब मैं देती हूँ बोर्डिंग पास हमारे आज के गेस्ट विक्रम सिंह सर को। सर बहुत स्वागत है आपका। शालिनी जी नमस्कार, बड़ी कृपा की आपने दोबारा मौका दिया संवाद का, और आपके उत्कृष्ट स्टूडियो में आपके इतने सात्विक वातावरण में आना मेरा अहोभाग्य। नमस्कार। धन्यवाद सर, हमारा भी सौभाग्य है कि दोबारा आपसे बात करने का मौका मिल पा रहा है, क्योंकि धुरंधर फिल्म को लेके पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। अभी जब हम बात कर रहे हैं 5 मिनट पहले मैंने खबर पढ़ी, फिल्म 800 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है। जब तक ये फिल्म दर्शकों तक, जब तक हमारा पॉडकास्ट दर्शकों तक पहुंचेगा, तब तक शायद ये डेटा थोड़ा और अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन फिल्म में अतीक अहमद का संबंध आईएसआई से दिखाया गया है और लश्कर तैयबा से दिखाया गया है। नाम मैंने लिख रखे हैं सर, अभी मैं अलग अलग नेताओं के नाम भी पढ़ के बताऊंगी जिनका ये कहना है कि ये गलत किया गया है और अतीक का संबंध आईएसआई से था ही नहीं, प्रोपेगेंडा फिल्म है। आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता कि क्या वाकई अतीक का संबंध आईएसआई से था या नहीं। मैं तो बिल्कुल फिक्रमंद हो गया हूं जितनी बातें आपने बताई हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये बेकरारी क्यों है अतीक भाई उर्फ रॉबिन हुड उर्फ गरीबों के मसीहा के लिए प्राण देने के लिए। मैं ये समझता था कि जो इंसानियत का दुश्मन है उसके मरने पर आप खुशी जताएंगे, उसके जाने पर आप खुशी जनाएंगे, जैसा कि इलाहाबाद की जनता ने घी के दिए जलवाए थे। और आपकी बेकरारी तो देख लीजिए, नमक हलाली तो देख लीजिए कि आप अतीक के बारे में फिल्म बन गई तो आपको मिर्ची लग गई। हर फिल्म के पहले एक डिस्क्लेमर आता है कि ये पूरी तरह से काल्पनिक है, इसमें किसी जीवित मृत व्यक्ति से इसका कोई संबंध नहीं है, और अगर है तो वो इत्तेफाकन है। लेकिन नहीं, आपको दरअसल उसके चप्पल अपने सर पर ले करके घूमना है, जैसे औरंगजेब के जूते कि ये फलाने अलमबरदार है, ये जिले सुबहानी थे तो उनके जूते, जैसे औरंगजेब के जूते सर पर रखने वालों की कभी इस देश में नहीं है। उसी तरीके से अतीक की याददाश्त को लेकर के और उसकी शान में अगर कोई गुस्ताखी किसी ने की है तो वो उसके जानी दुश्मन हो गए हैं। मैं एक शो पे था शालिनी, और मैंने पूछा अतीक की इतनी जो आप तस्बीह जप रहे हैं, आपसे मैं 4 नाम बता रहा हूँ, ये बता दिए कहाँ दफन हुए हैं। अशफाक उल्लाह खां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, परमवीर चक्र विजेता हवलदार अब्दुल हमीद, भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम, ब्रिगेडियर उस्मान। किसी माई के लाल को मालूम नहीं था कि कहाँ दफन है, क्योंकि इनके यहाँ जाने में राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि ये राष्ट्रभक्त और देश प्रेमी और हमसे आपसे ज़्यादा भारतीय थे, तो इनका उल्लू सीधा नहीं होगा। इनको वो चाहिए जिसको साधने से इनके कुछ वोट निकल आए। आचार्य रजनीश ने धर्म और राजनीति एक निबंध में लिखा था, राजनीति मनुष्य की सबसे नग्न अवस्था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य रजनीश ने कहा था कि अपनी स्वार्थ के लिए अगर हमें अपने प्रियजनों को तवे पे रख करके, जलते तवे पे अगर छाती पे पैर रख के आगे बढ़ना होगा तो हम बढ़ जाएंगे, और वही ये कर रहे हैं। ऐसी क्या आपकी मजबूरी है कि आप कवर फायर दे रहे हैं अतीक को? ऐसी क्या मजबूरी है? आप भूल गए कि उसका गैंग चार्ट नंबर IS 277 था, उसके ऊपर 1979 के बाद से 100 से ज़्यादा जघन्य अपराध थे, जिसमें हत्या, जबरन धन वसूली करना और नाजायज़ संपत्तियों पर जबरन कब्जा करना। उसने किस तरह सिपाही की खाल खुरच करके जब वो मांस का लूथड़ा हो गया फेंक दिया चौराहे पर, और ये कह करके कि तुम में अगर हो तो दम जा कर के ले आओ और दोबारा जो कोई पुलिस वाला आएगा उसकी यही दुर्गत की जाएगी। आप भूल गए कि 11 हाई कोर्ट के जजेस ने ये कहा कि हम इसका मुकदमा नहीं सुनेंगे। इस भय और आतंक के परवाह के बाद आप कह रहे हैं कि वो ISI का मेंबर नहीं था, वो बड़ा शरीफजादा था, और फिल्म को लेकर के अगर आपको इतनी मिर्ची रहे। शालिनी, एक काल्पनिक सवाल, तो अगर ये जिंदा होता तब ये जाकर के कौन सा आरती का थाल लेकर के जाते और कौन सा त्वमेव माता च पिता कहते? लानत है ऐसे 2 कौड़ी के तथाकथित नेताओं के ऊपर। और देश जनता आपके चैनल के माध्यम से देखे कि ये ऐसे चले हुए कारतूस बेपेंदी के लूटे थाली के बैगन हैं, मौका परस्ती के अलावा इनके DNA में कुछ नहीं है।
अब आईएसआई की बात कर लें, हाँ, आईएसआई की बात कर लें। थाना शाहगंज, तत्कालीन इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, इसका इकबालिया बयान है वहाँ पर एफआईआर में। मुझे उम्मीद है कि एसटीएफ ने इसका ज़रूर वीडियो बनाया होगा। इसने ये कहा कि हमारे संबंध लश्कर तैयबा से भी हैं, आईएसआई से भी हैं, और क्यों उमेश पाल की हत्या करने के लिए हमें उच्च कोटि के स्वचालित हथियार चाहिए थे, उच्च कोटि के स्वचालित हथियार। तो पंजाब में ड्रोन के माध्यम से इसको मिले 455 बोर पिस्टल, AK-47, कारतूस और RDX। आपको पता है ये मंगा सकते थे तो 9mm भी मंगा सकते थे, ये 38 बोर भी मंगा सकते थे, ये 32 बोर भी मंगा सकते थे। इन्होंने मंगाया 455 बोर की पिस्तौल, जो कि तोप की तरह होती है। कारतूस इतना बड़ा कि अगर घुटने में भी लग जाए तो आदमी हेमरेज से मर जाएगा, रक्तस्राव से मर जाएगा। तो कस्टमाइज्ड वेपन की डिलीवरी AK-47, और वही हुआ भी। राजू पाल का जब मर्डर हुआ था तो एक तरीके से कैंट से लेकर के बिल्कुल आखिर तक, तारागंज तक रगेद करके 50 गोली मारी। और वही उमेश पाल मर्डर केस पे भी यही हुआ कि इसी तरीके के हथियारों से उसकी हत्या की गई। अब आप कहेंगे ड्रोन से अगर गिराया तो पंजाब में क्यों? तो ड्रोन पाकिस्तान का यूपी में तो आ नहीं सकता है, गिरेगा वो वही या तो कश्मीर में या पंजाब में या राजस्थान में। तो सबसे ज़्यादा लॉजिस्टिकली, क्योंकि आप ये देखें, आपको याद होगा मुख्तार अंसारी के दो प्रमुख गुर्गे, नेट पे देख लीजिएगा, रॉकी और डिम्पी, दो पंजाब के गैंगस्टर्स इसके मुख्तार अंसारी के दाहिने और बाएं हाथ थे। तो पंजाब ऑपरेशन, एक बड़ा भाई, बड़े मियाँ कहते कि जाकर के ड्रोन आ रहा है, और छोटे मियाँ के रॉकी, डिम्पी, ये कोई भी हो, जाकर के माल ला करके इनको पहुंचा देते। अब आप समझ रहे हैं सारा नेक्सस। अब जब इनके घर की तलाशी इनकी हत्या के बाद शालिनी होती है तो उनके घर से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और मेड इन पाकिस्तान के कारतूस बरामद होते हैं। आप ये बता दीजिए, जहाँ पर आप रहते हैं सिविल लाइंस इलाके में 10 किलोमीटर की परिधि में 50 हथियार की दुकानें हैं, कारतूस की दुकानें, आप वहाँ ले सकते थे। लेकिन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस आपके पास कहाँ से आए? मेड इन पाकिस्तान कारतूस कहाँ से आए? और बेशर्मी हमारे राजनेताओं की अभी भी उसकी सैंडल को लेकर के अपने सर पे आप चल रहे हैं कि मेरे भाई तुम्हारी शान में गुस्ताखी कैसे हुई। शान में गुस्ताखी छोड़ दीजिए, मेरा परामर्श होगा पुलिस को और इंटेलिजेंस को कि जो लोग इनके साथ बगल में खड़े हैं ज़रा उनकी जांच ज़रूर कर दी जाए। क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि आपकी सोहबत क्या है, सस्पिशस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम। अगर मैं बहुत ज़्यादा उसामा बिन लादेन और जवाहरी की तारीफ़ करूं, ये मान के चलिए मेरे यहाँ पुलिस आ जाएगी, पूछेगी भाई साहब ज़रा बताइए ताऊ जी, ये आप इतनी इनकी तारीफ़ क्यों करें? कुछ माल टाल आ रहा है, आप रेडिकलाइज हो गए हैं, आप भी उनकी तरीके से हत्याकांड करेंगे? क्योंकि हम जिसकी तारीफ़ कर रहे हैं उससे प्रभावित हैं, उसकी मनोदशा से प्रभावित हैं, उसके जीवन लक्ष्य से प्रभावित हैं, तभी तो हम कर रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनका जो आपने बताया कि नकली करेंसी, वो अपने में थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन जब आप मौका देंगी तो मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जी सर, हम नकली करेंसी पे भी, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगी, एक चीज़ मैं समझना चाहती हूँ। आपने ये बताया कि आईएसआई से संबंध तो था, आईएसआई उसको हथियार देता था, ये कबूलनामा खुद अतीक अहमद का रहा है, और आपने जैसा कहा कि आई होप उसकी वीडियोग्राफी हुई होगी, तो मैं आपको बताऊं बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी है और चार्जशीट में वो बात बताई भी गई है। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि व्यापार एक तरफा तो होता नहीं है, इस हाथ दे उस हाथ ले होता है। तो अगर आईएसआई को अतीक अहमद तक मदद पहुंचाई जा रही थी, आईएसआई अतीक अहमद को अगर हथियार दे रहा था, तो अतीक अहमद भी बदले में आईएसआई को कुछ तो दे रहा होगा, ये सीधी बात है। या सिर्फ पैसों के बदले आईएसआई हथियार पहुंचा देगा अतीक अहमद तक? इतनी ऊंची राजनीति परोपकार और निस्वार्थ भावना से, सेवा भाव से नहीं की जाती है, गिव एंड टेक की बेसिस पे और दीनी और उम्मा की खिदमत करने की नीयत से की जाती है, सरकार को बदलने में की जाती है। ज़रा उठा के देख लीजिए 2012 के इलेक्शन में किस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया। इनकी पार्टी ने कितना किया, बीजेपी ने कितना किया, कांग्रेस ने कितना किया, बीएसपी ने कितना किया और एसपी ने। आपके सामने क्लियर हो जाएगा मैक्सिमम अमाउंट, मुझे फिगर्स याद नहीं है, आप देख लीजिएगा इन्होंने किया। वो पैसे आए कहाँ से? पाकिस्तान से। वो पैसे आए कहाँ से? अब तो कंजेक्चर है, अभी तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन
इसकी संभावना, इसकी जब मैंने कहा ना सस्पिशस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम, इतना ज़्यादा आपकी अगर बोलचाल है, इतनी ज़्यादा आपकी जो है हमजोली है, दांत काटी रोटी है, क्या कारण है उसका? और सस्पिशस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम में जो बहुत ज़्यादा चरमपंथियों का या इस तरीके का जो हमदर्द होता है उसकी जांच होनी चाहिए, माली हालात की, ज़रिया आमदनी, ज़रिया माश और इसकी संगी साथी जो इस तरीके की इसकी गतिविधियाँ होती हैं। नकली नोट के बारे में तो खैर हम आएंगे ही, लेकिन इनका जो ताना बाना पूरा था, जो इनका एक्सपेंडिचर था, आप कानपुर में जब अतीक गए थे पर्चे भरने, नेट पे वो भी मिल जाएगा आपको, उससे बड़ा जुलूस काफिला गाड़ियों का कानपुर ने देखा नहीं था। पूरा कानपुर जाम रहा शायद पूरे 24 घंटे तक। आप इसको भी देखिएगा तो जेबें तो उसकी खूब गर्म थी, खूब गहरी थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, लेकिन वही है, अगर हम एक राष्ट्र विरोधी तत्व के पीछे हाथ धो के ऐसा पड़े हुए हैं और इतना हमको उससे ज़्यादा हमदर्दी है, तो जिनको हमदर्दी है पुलिस का ये भी काम है कि पूछे आपकी हमदर्दी की वजह क्या है। ठीक बात। हम नोटबंदी के ऊपर अब सर अगर आगे आए तो फिल्म में ये दिखाया गया है, धुरंधर 2 में ये बताया गया है कि नेपाल के रास्ते 11,000 करोड़ रुपया भारत ऑलरेडी आ चुका था और 60,000 करोड़ भारत आने की तैयारी थी। और ये यूपी इलेक्शन के ठीक पहले उत्तर प्रदेश में चल रहा था। नेपाल के रास्ते ये फेक करेंसी इंडिया आने वाली थी और धुरंधर 2 में ये बताया गया कि इसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश चुनाव में होना था। क्या ये हमारे लिए संदेहास्पद होना चाहिए? क्या हमें ये सोचना चाहिए कि अरे नहीं नहीं, पाकिस्तान तो ऐसा कैसे कर सकता है? मतलब ये फिगर जो फिल्म में बताया गया है वो क्या संदेह के दायरे में होना चाहिए? संदेह के दायरे में नहीं, इसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कहीं से भी, मुझे स्वप्न में भी अगर ये आ जाए कि इन्होंने इनकी मदद की है तो अपने ख्वाब को भी ले करके मैं उसकी तस्दीक करूँगा, लूज टॉक नहीं मानूंगा। और फिल्म भले ही बेसिर पैर की हो, कोई नहीं है, फिल्म वही दर्शाती है जो समाज का दर्पण है। लेकिन फिल्म वाले भी होमवर्क करते हैं, फिल्म वाले भी रिसर्च करते हैं। फिल्म वाले फिल्म बनाने से पहले 800 करोड़ हवा से तो नहीं आ जाएगी। और जनता ने अगर इतना विश्वास व्यक्त किया है तो जाहिर है कि उन्होंने कुछ अपना होमवर्क, कुछ स्टडी और एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया होगा जो जनता इस तरीके से उसको सपोर्ट कर रही है। अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। आप ज़रा नेट पे जाइए, द डर्टी ट्रिक्स ऑफ CIA एंड ISI, डर्टी ट्रिक्स ऑफ ISI। आपको खुद मालूम होगा कि सत्ता बदलना, सत्ता बनवाना, इसमें CIA का भी हाथ है और ISI का भी हाथ है। और चूंकि ISI की पहली ट्रेनिंग जब USSR के खिलाफ लड़ाई चल रही थी अमेरिका की, तो पाकिस्तान ने बड़ी मदद की थी। तो ISI ने सारी जो डर्टी ट्रिक्स CIA की थी वो उन्होंने ISI से सीख ली। दोनों एजेंसीज अपना पैसा कहीं नहीं लगाती हैं, इंडस्ट्री लगाती हैं और ड्रग ट्रेड में दोनों को महारत है। CIA ने भी अफगानिस्तान में खूब ड्रग बेचे, वरना कह रहे कि इतना तुम पिट रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, 10 साल तक तुमने घास छीली है। वाकई उन्होंने घास छीली न चले, ड्रग्स के पौधे ज़रूर छीले हैं। और पूरी दुनिया में तालिबान ड्रग्स उगा तो सकता है, लेकिन विश्व में मार्केटिंग ड्रग्स की CIA ही करता है। अब आप इस पे आइए, ISI के भी यही गोरख धंधे हैं। आज से 40-50 साल पहले दिल्ली में कुछ ज्वेलर्स की मीटिंग हो रही थी गुजरात के। अब ये ज्वेलर्स आए, कुछ इनको सब्ज़ बाग दिखा करके इनको बुलाए, फिर इनकी कर ली किडनैपिंग। अब किडनैपिंग के बाद करीब उस ज़माने में 50-60 करोड़ रुपए ISI ने इनसे खींचे, तब जाके इनको छोड़ा। तो ये इनके गोरख धंधे आज से नहीं चल रहे हैं, ये बहुत पहले से चल रहे हैं। अब इस पे आ जाइए नकली नोट पे। पाकिस्तान में एक बैंक है, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, जो मैं कह रहा हूँ कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो कि मेरी कल्पना शक्ति की उड़ान है। हबीब बैंक, जैसे हमारा स्टेट बैंक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है हबीब बैंक, और नेपाल का सबसे बड़ा बैंक है राष्ट्रीय बैंक। दोनों ने एक एग्रीमेंट किया और एक बैंक बनाया, हिमालयन बैंक। हिमालयन बैंक बनने के बाद आप ये नहीं था कि हिमालयन बैंक वाणिज्य और विकास में या स्टार्टअप्स की मदद करेगा। पूरा इंडो नेपाल बॉर्डर के जो यूपी के ख़ास तौर पे लगभग 700 किलोमीटर का बॉर्डर है, 7 ज़िलों में, खीरी से लेकर के आपका सुनौली तक, इन ज़िलों के आसपास हिमालयन बैंक की शाखाएं खुल गई। इन बैंक्स के बारे में पहले अब आते हैं उसके और पर। अब्दुल करीम तेलगी आपने सुना होगा। तेलगी ने जब सिक्योरिटी प्रेस नासिक की मशीनें नीलाम होती थी तो सारी मशीनें वो खरीद लेता था स्क्रैप में,
और प्रिंटिंग प्रेस का जब सारा ताना बाना आ गया उसको उसने शिप कर दिया पाकिस्तान आईएसआई के कहने पे। और बहावलपुर पाकिस्तान में प्लांट लगा नकली नोट छापने का। गड़बड़ ये हुई कि आईएसआई ने वो सोर्स पता लगा लिया जहाँ से हमारी सिक्योरिटी प्रेस वो इंक और रॉ मटेरियल खरीदती थी जर्मनी से। डाई मिली अब्दुल करीम तेलगी से, इंक आउटसोर्स कर ली जर्मनी से, बहावलपुर में नोट छापना। हिमालयन बैंक के जरिए एक बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल बना करके इन्होंने नकली नोट यहाँ ला करके छोड़ना शुरू कर दिया और नकली नोट ला करके यहाँ बेचना इन्होंने ला करके शायद एक असली के बदले में 3 नकली, शायद ये उस ज़माने में चलता था। और ऐसा नहीं है कि हमारे खोटे सिक्के नहीं थे, हमारे यहाँ भी बड़े खोटे सिक्के थे। हमारे यहाँ भी ऐसा था कि एक स्टेट बैंक की ब्रांच में एक अकाउंटेंट साहब थे, वो 7 साल, हमें लगता है कि वो कौन सा है, बिल्कुल बॉर्डर पर है स्टेट बैंक, 7 साल अकाउंटेंट साहब, उनको लोग बाबा जी कहते थे कि बाबा जी हैं, बेचारे कहीं नहीं जाते हैं, ब्रांच में ही ज़मीन पे सोते हैं, केवल फलाहार करते हैं, अनाज नहीं खाते हैं और केवल खादी पहनते हैं। लेकिन 7 साल के बाद ये मालूम पड़ा कि स्टेट बैंक की वो ब्रांच जो थी, नकली नोट जो आते थे उन्हीं को मिला के असली में उसकी बंडल बना बना करके तथाकथित बाबा जी उनको बेचते थे। जब एसटीएफ ने बाबा जी की खातिर तवाज़ो की और स्वागत समारोह किया थाने में, तो मालूम पड़ा बाबा जी की तो 3 कोठियाँ लखनऊ में गोमती नगर पॉशेस्ट लोकेलिटी में, आर्किटेक्चरल वंडर्स, स्विमिंग पूल और 2 गर्लफ्रेंड्स वहाँ। बाबा जी वहाँ पर थे इंडो नेपाल बॉर्डर पे। लखनऊ आते ही ये राक्षस और रावण के अवतार बन जाते थे। 2 गर्लफ्रेंड्स, 3 नाजायज़ औलाद और हर औलाद के पास जो है आईफोन उस समय, हाँ। उस समय और आईफोन वगैरह के साथ साथ महंगी गाड़ियाँ, ये तो आप समझ सकती हैं। तो ये तो आईएसआई ने तो जो किया सो किया, जो हमारे यहाँ के लोगों ने इस तरीके के उनके टुकड़ों पे पल करके उनके जूते अपने सर पर रख लिए, इससे भी ये चिंता का विषय था। अब नकली नोट आने लगे, फिर उनका डिटेक्शन हुआ, रिजर्व बैंक ने बहुत अच्छा काम किया और FICN, फेक इंडियन करेंसी नोट्स, FICN इसको कहते हैं, और अधिकांश केसेस को NIA ही इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन जब ये रैकेट बढ़ता चला गया, नकली नोट की संख्या बढ़ी, तो हमारे यहाँ नोटबंदी हो गई। नोटबंदी का प्रभाव जो भारत की अर्थव्यवस्था पे तो जो पड़ा, जो सकारात्मक परिणाम आए, चरमपंथी और नक्सलपंथी गतिविधियों में एक तरीके से ठहराव आ गया। लेकिन लोग बाद में ये कहते थे शालिनी कि आखिर ये बंद क्यों, बंद तो कोई नहीं कर सकता, नकली नोट तो फिर गली गली छपने लगे। आपने मोटे सोर्स को गंगोत्री तक तो आपने रोक दिया, लेकिन गंगोत्री के बाद जो नदी नाले रहते हैं उनको थोड़ी रोका गया था। लेकिन अब उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ तक तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब नकली नोट जब बंद हो गए, आप इसको देखिएगा कि पाकिस्तान में 2-3 लोगों ने आत्महत्या कर ली कि उनके हज़ारों करोड़ रुपए जो नकली नोट के निवेश में थे, हाँ, वो बटिया मेट हो गए। ये शायद धुरंधर में दिखाया भी गया है कि उनके 2 बहुत प्रमुख बिजनेसमैन ने आत्महत्या भी कर ली। हाँ। लेकिन रियल लाइफ में आपको बता रहा हूँ, मैंने पिक्चर नहीं देखी। हाँ। आत्महत्या कर ली क्योंकि वो मिट गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो ये रियल लाइफ, अगर धुरंधर ने दिखाया है तो आप खुद समझ सकती हैं कि मैंने तो पिक्चर देखी नहीं, रियल लाइफ के आधार पर उन्होंने बनाया है। हाँ। और जब कमर टूट गई तो अब कौन सबसे ज़्यादा रोएगा? क्यों आपको बड़ा कष्ट हुआ कि अतीक मर गया? मैं पूछ रहा हूँ, मुझे तो कोई कष्ट हुआ नहीं। और जिसको कष्ट हो रहा है मैं पूछूं, भाई आपको इतना कष्ट क्यों हो रहा है? आप क्यों रो रहे हैं? क्या आपका भी नकली नोट के कारोबार में ज़रूर कोई हिस्सा रहा होगा, कोई पत्ती रही होगी, मुनाफे का कोई परसेंटेज होगा जो आपको इतनी पीड़ा हो रही है? ठीक बात। सिवाय इसके कि मैं यही कहूं कि अगर आपको अतीक से हमदर्दी है तो ज़रूर या तो आपका वो बिजनेस पार्टनर था या नकली नोट के कारोबार में आपका हिस्सा था। बदमाश कैसे भी मरता है, जैसे भी मरा, समाज के लिए एक बोझ वो चला गया। उनकी मौत ऐसे ही होनी थी। ठीक बात। मैं एक आपको जानकारी और दूं सर, क्योंकि फिल्म में ये तो बताया गया है कि हज़ारों करोड़ भारत में फेक करेंसी आने वाली थी। इसके साथ ये भी दिखाया गया कि वो फेक करेंसी जो इंडिया में आने वाली थी वो अतीक अहमद ही उसकी एंट्री कराने वाला था। मतलब जो मैंने आपसे पूछा ना कि आईएसआई अगर उनको मदद दे रहा है तो अतीक की तरफ से फिर आईएसआई को क्या मदद दी जाएगी? तो इस तरह की भी बातें हैं कि अतीक अहमद उसको भारत में प्रवेश कॉन्डुइट था। हाँ। और उस कॉन्डुइट के जरिए उनको इंडिया ले आना और पूरा एक नेटवर्क, एक सिस्टम था, वेल ग्रीस्ड ऑर्गेनाइज्ड मशीनरी। प्रयागराज में अतीक, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी, बिहार में शहाबुद्दीन,
इनको आप हल्का ना समझिए। ये सारा ताना बाना जो होता है, प्याज की परत जब आप एक उतारती हैं तो दूसरी परत में कुछ और नए समाचार मिलते हैं, तीसरे में और ज़्यादा दिखाई पड़ता प्रतिभा का प्रागट्य होता है, चौथा निकालेंगे तो मालूम पड़ेगा अरे वाह ये तो अपराध की दुनिया के आइंस्टाइन है ये। तो ऐसा नहीं है, ये हर चीज़ में इनको, और ख़ासकर खुराफात और अपराध और इस तरीके के फाइनेंशियल क्राइम्स में तो इन लोगों को बड़ी महारत है। अतीक और मुख्तार के गैंग्स को तो नकली नोट कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। अपना एमएलए एमपी का स्टिकर लगाया, गाड़ियों में नोट के बंडल भरे, और किसकी मजाल है जो कि उनके पीछे 4 गाड़ी आगे मवालियों की चल रही, 4 गाड़ी पीछे, और जो न माने उनकी जेबें गर्म कर दो, और वो भी नकली नोट से मालूम पड़े, जब घर जात मालूम पड़े तो चूरन का नोट है, असली नोट तो है ही नहीं। तो रिश्वत भी दी, वो भी चूरन के नोट से। जी ठीक बात। ये आप अगर हमें ये समझाएं, मैं अतीक अहमद वाला मामला हटा देती हूँ, मैं धुरंधर 2 हटा देती हूँ, क्या उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में फेक करेंसी का इस्तेमाल पहले होता रहा है? देखिए, आपने जब देखा होगा कुंभ में, आपने देखा होगा कुंभ के पहले वहाँ के प्रयागराज के ही मदरसों में नकली नोट छपे, तो कुंभ के पहले क्यों छपे? जब कुंभ ऐसे अवसर पर, जबकि बड़े नोट खत्म हो गए थे, तब भी नकली नोट छपे थे, और हर कुंभ के पहले नकली नोट छपने की बात, और एक ही चैनल से आते थे। तो अगर इलेक्शन के पहले ये रूमर्ड है, और वो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि पार्टी विशेष ने बड़े एक तरीके से डिसप्रपोर्शनेट्स फ्रॉम नोन सोर्सेज ऑफ इनकम, आपकी आमदनी के ज़रिए कहीं ज़्यादा ये आपका एक्सपेंडिचर है, तो शक की सुई तो आएगी ही आएगी कि आखिर नोट आया कहाँ से। और इसमें ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और आईएसआई हमारे इलेक्शंस में रुचि नहीं लेते हैं, खूब रुचि लेते हैं, और चाहते हैं कि उनके मन माफिक पार्टी सत्तारूढ़ दल हो जाए, और उसके लिए उन्होंने और भी बहुत हथकंडे अपना है आईएसआई ने। बड़े बड़े शहरों के पॉकेट्स में, या समझिए उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, हर शहर में उन्होंने नाजायज़ बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को, एक बेसिक पैटर्न है, लगभग 25,000 से लेके 50,000 तक बसा दो। अगर उससे बुराई क्या है? हर शहर में अगर 25 से 50,000 तक रोहिंग्या और बांग्लादेशी आके रुक गए, उनके आपने बनवा दिए आइडेंटिटी कार्ड्स, वोटर आईडी, और एन मास एक सीट में जाके 50 में से मान लीजिए 30,000 ने वोट दे दिया, तो एक असेंबली सीट आपकी गारंटीड है। मानती हैं? तो 75 सीट जिस दिन किसी एक पार्टी को मिल गई, इधर आपने बांग्लादेशियों को डाला, उधर नकली नोट लगाए, तो 75 सीट तो मैं बड़ा बेसिक आपको बता रहा, इनके मन माफिक अगर 75 सीट तो ये आ गए, इसके अलावा जो नकली नोट चलाने के 25 सीट और आ गए, तो जिसके पास भी मान लीजिए 100 सीट हैं, वो पार्टी तो गवर्नमेंट बनाएगी ही बनाएगी, नहीं जो गवर्नमेंट बनेगी उसके इशारों पर चलेगी। ये समझना मुझे लगता है अब बहुत मुश्किल रह नहीं गया है कि आईएसआई किसकी गवर्नमेंट बनवाना चाहता था, वो कौन से लोग हैं जिन्हें दर्द हो रहा है। आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स भी समझ गए होंगे। इफ़ यस प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अब कुछ बयान भी मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ सर। एक तो बहुत फ़नी है, मैं कहूँगी, अफजाल अंसारी जी की तरफ से बोला गया, जब उन्होंने सुना कि अतीक अहमद को धुरंधर 2 में दिखाया गया है, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि अतीक के नाम पर फिल्म बनाकर उन्हें आईएसआई एजेंट घोषित करने वाले वो तो बैकुंठ धाम जा चुके हैं। अतीक अहमद के लिए उन्होंने कहा कि वो तो बैकुंठ धाम जा चुके हैं, लेकिन जो अभी इस धरती पर हैं और नकली बैकुंठ बनाकर बैठे हुए हैं, वो गलत कर रहे हैं। तो मैं तो आपसे कमेंट पहले यही चाहती हूँ सर कि अतीक अहमद बैकुंठ धाम जा चुके हैं। दोजख, वहाँ 72 हूरे नहीं, वहाँ पर चक्की पीस रहे होंगे। वहाँ पर भी कुछ लोगों के प्रारब्ध में ही होता है चक्की, यहाँ रहेंगे तो भी चक्की, वहाँ रहेंगे तो भी चक्की। बैकुंठ बना है पुण्यात्माओं के लिए, हत्यारों पापात्माओं के लिए दोजख है। और किनका नाम बताइए, ये जो मुख्तार अफजाल अंसारी साहब के भी मजहब में जो दोजख का चित्रण दिया है, कैसे आरी से काटा जाता है, कड़ाह के तेल में पकौड़े की तरह तला जाता है, किस तरीके से नाल ठोकी जाती है, ज़रा उस पर गौर फरमा लें। उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया अतीक ने कि उनको जो है बैकुंठ जाए। बैकुंठ साधु संतों के लिए, पुण्यात्माओं के लिए, सात्विक लोगों के लिए बना है। और मेरी दुआ आपको ये है कि जो ऐसे वो कहते हैं वही जाए बैकुंठ, ऐसे पापियों के लिए बैकुंठ नहीं। बैकुंठ भी इनके अगर दस्तक पड़ गई, जाएंगे तो नहीं, तो भी बैकुंठ जो है कलुषित हो जाएगा। एक और बयान है सर, वारिस पठान साहब हैं AIMIM से, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये फिल्म बनाई गई है, और इस तरह की फिल्म साजिश के तहत बनाई जाती है। मुसलमानों को बदनाम किया जा सकता है?
धुरंधर 2 के जरिए? मुसलमानों की नेकनामी और बदनामी अगर चोटों, बदमाशों और मवालियों से अगर है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मुसलमानों की नेकनामी होती है भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम से, अशफाक उल्लाह खां से, हवलदार परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद से। इन लोगों से नेकनामी होती है, ब्रिगेडियर उस्मान से। आप चोटों को गले क्यों लगा रहे हैं, मैं ये आज तक नहीं समझ पाया। मैंने दुनिया देख ली है और मैं कहते जैसी होती है सोहबत वैसी होती है तरबियत। तो मुझे तो बड़ा शक हो रहा है कि आपकी तरबियत में ज़रूर कहीं कोई कमी रह गई होगी जो इसको आप गले लगाए हुए हैं। मैं बहुत आसान और मुफीद मशवरा पेश कर रहा हूँ आप सभी हजरात को, ज़रा इस पर गौर फरमा लें। आपके लिए भी मुबारक होगा और आपकी सभी के लिए तिजारत और सबके लिए मुबारक होगा। जिन हजरात का नाम मैंने पेश किया है उनको आप जो है अपनी मंजिल मकसूद बनाए, बनस्बत इसके कि इस थर्ड क्लास लोगों को आप जो है इनके ताबीज़ बना करके चौराहे चौराहे बांट रहे हैं। शानदार। हिंदी जितनी अच्छी है सर आपकी, उर्दू तो उससे भी माशाल्लाह और 4 गुना ज़्यादा अच्छी है। अब एक बयान जिस पे आपका मैं रिएक्शन चाहती हूँ, इससे बेहतर, आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता जो बताए, क्योंकि मैं जिक्र करने वाली हूँ अखिलेश यादव जी का। इसके पहले जो आपके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था उसमें मुलायम सिंह यादव और अतीक अहमद के क्या रिश्ते थे बहुत डिटेल में आपने समझाया है। अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बिना नाम लिए हालांकि उनकी तरफ से कहा गया कि भाजपा ने पैसे दे करके फिल्म ये बनवा दी है और दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए फिल्म बनाई गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाज़त देता है कि सेंसर बोर्ड की गाइडलाइंस में कोई फिल्म बना सकता है। आप भी बना सकती हैं, मैं भी बना सकता हूँ। आपको किसने रोका है? पैसे की तो कमी है नहीं। आपकी पार्टी के बारे में बताया था, जहाँ तक मेरी याददाश्त आ रही उसको देखिएगा। आपने तो 500 करोड़ रुपए शायद खर्च किए थे पिछले इलेक्शन में, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये जो चार्ट आया था सर्वाधिक खर्चा आपकी पार्टी ने। तो फिल्म बनाना कोई बड़ी चीज़ है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस आदमी के हाथ में आज मोबाइल फ़ोन है वो न्यूज़ रिपोर्टर है, तो जिस आदमी के हाथ में अगर मूवी कैमरा है तो वो फिल्म प्रोड्यूसर बन सकता है। आप भी बना लीजिए फिल्म, किसने रोका है? प्रतिभा की कोई कमी तो है नहीं। टॉप मोस्ट वकील आपके दल में, टॉप मोस्ट फिल्म स्टार आपके सैफई महोत्सव में जाते ही जाते थे, वो तो शायद निःशुल्क आपके लिए ये फिल्म बनवा देंगे। तो मेरा आपसे विचार कर ले। हालांकि फिल्मों से मेरी कोई रुचि नहीं है, नहीं ये फैशन से मेरी कोई रुचि है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि किसी पार्टी ने बनाया हो तो आप भी बना सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप पे क्या रखा है? हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। आप स्वयं अपने तरीके से अपनी फिल्म बना लीजिए तो वो करेंगे नहीं। तो आरोप प्रत्यारोप पे कुछ नहीं रखा है। आप इससे भी अच्छी फिल्म बनाइए। मेरी मुबारकबाद और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप देखने जाएंगे? अच्छी फिल्म बनेगी तो? बिल्कुल नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं मेरे जाएंगे? पास और भी अच्छे काम है, मेरे पास और भी सार्थक काम है। और फिल्म देखी मैंने, धुरंधर 1 देखी करीब 20 साल बाद, क्योंकि तारीफ सुनी थी, वरना 20 साल से मैंने कोई फिल्म वगैरह नहीं देखी है। हाँ। और मैं सोचता हूँ कि फिल्म आर्टिस्टिक हुआ करती थी तब मैं ज़रूर जाता था। तो लेकिन अब आर्टिस्टिक फिल्म बनना हो गई और रोमांस और इश्क मोहब्बत और गज़लें नज़में मेरे मिजाज में नहीं है, तो मैं जाना ही छोड़ दिया मैंने फिर। जी। मैं आपसे अतीक अहमद और मुलायम सिंह यादव के रिश्ते के ऊपर ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या कुछ ख़ास दलों की ये मजबूरी हो गई है, अंदर से वो चाहें या ना चाहें, अब ये उनकी मजबूरी हो गई है कि अतीक अहमद का उन्हें साथ देना है, चाहे फिल्म में ही क्यों ना दिखाया जाए? आप कैसी बात कर रही हैं? आप इतनी प्रबुद्ध जर्नलिस्ट हैं, इतना आपका अनुभव है। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। हमारा समाज तो ये कहता है कि अगर लड़के इन्होंने किया था इनको चौराहे खड़ा करके गोली मार दो इनको। लड़के हैं, लड़कों से गलती नहीं होती है। गलती ये आपकी जीवन की आखिरी गलती होगी। दूसरी चीज़, आपने क्या वजह की ऐसे गुंडे मवालियों को, और जब उसने पुलिस वाले को बंधक बनाया तो बताया ये जाता है कि उन्होंने फ़ोन करके कहा तुम्हें मेरी कसम है इनको छोड़ दो। मेरी कसम नहीं, आपको कह देना चाहिए कि इंस्पेक्टर शाहगंज, SSP इलाहाबाद, जा कर के इनके घर को रौंद दो। और वहाँ पे जिसको हिस्ट्री शीट में कहते हैं लाचिरागी कहते हैं, यहाँ चिराग जलाने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको, वो आपकी दुर्गत हो जाती। आपने दरअसल सांप को दूध पिलाया। ऐसे व्यक्तियों को जो भी आदमी उनकी पीठ पे हाथ रख रहा है, दरअसल वो विषैले सांप को दूध पिला रहा है। वो अतीक हो, मुख्तार हो, शहाबुद्दीन हो या कोई भी हो। लेकिन आपकी जो अनिवार्यता है, मजबूरियां, पहली चीज़ आपको कमाऊ पूत की ज़रूरत है। आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। आपको पैसे चाहिए। पैसे अब बाबा राघव दास तो देंगे नहीं, या वहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तो पैसे मिलने नहीं हैं। पैसे कौन देगा? ऐसे मवाली देंगे जो 1 करोड़ लूटेंगे, 10 लाख अगले को देंगे, 90 लाख अपने पास रख लेंगे। तो ये बहुत एक
कन्वीनियंट एक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि अपना पैसे कमाओ, खुद भी आगे बढ़ो और हमको भी दो। वरना इसी नोएडा में आकर के सेक्टर 15A में जाकर के CEO के घर में जाके फर्नीचर तोड़ना, बूढ़ी माँ के साथ अभद्र व्यवहार करना और FIR ना होना, आप कितना और नीचे गिरेंगे इन पापियों को, हत्यारों को और क्रिमिनल्स को अपने सर पे चढ़ाने में। आपने सर पे तब चढ़ा जब जिंदा था, अब जब मरा हुआ है, जो कहते हैं एक मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है, तो हमें तो यही लगता है कि ये मरा हाथी भी जो है इसकी इतनी वैल्यू, महाराष्ट्र से लेकर के लखनऊ तक इसके जो है एक चिलम भरने वालों की कमी नहीं है। अरे धिक्कार है ऐसे नेताओं के ऊपर और धिक्कार है ऐसी घटिया राजनीति पर। अतीक अहमद को लेके उसके खात्मे तक, शुरुआत कहाँ से हुई वो तो सब जानते हैं, उनके खात्मे तक हमें ये मालूम है कि उस वक्त उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। आज ही बयान आया है प्रशांत कुमार जी का, पूर्व DGP हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी तरफ से कहा गया है कि असली धुरंधर योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने ये कहा है कि हर वो अधिकारी जो उस समय ड्यूटी पर था, हर वो सिपाही जिसने पूरी निष्ठा के साथ अपने काम को बिना दबाव में उस समय किया, वो सब असली धुरंधर हैं और योगी आदित्यनाथ असली धुरंधर हैं। आप मानते हैं ऐसा? मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ, मैं 100% नहीं 200% प्रशांत की बातों से सहमत हूँ। एक ऑर्केस्ट्रा है जिसमें 200 म्यूजिशियंस हैं और एक मास्टर कंडक्टर है। ऐसी सक्सेस आसानी से नहीं आती है कि ड्रमर से मिल गई या फ्लूटिस्ट से मिल गई या वायलिनिस्ट से मिल गई। जब मास्टर कंडक्टर को अपना काम आता है और जब कंडक्ट करता है ऑर्केस्ट्रा, तो मोसार्ट और बीथोवन की सिम्फनी निकलती है। योगी जी ने जैसे कंडक्ट किया ऑर्केस्ट्रा को, हर आदमी चूल से चूल मिला के, ताल से ताल मिला करके, और जो संगीत बाहर आया उस संगीत के 4 सुर हैं, मिट्टी में मिला दूंगा। और इन 4 सुर के आधार पर पूरे ऑर्केस्ट्रा ने फिर उसका कोरस बनाया और उस कोरस में जो सामने आया फिर वो मिट्टी में ही मिल गया। धुरंधर 2 में अतीक अहमद का मारा जाना, मतलब मैं इस चीज़ को इस तरह से समझ रही हूँ कि दाऊद को लेके जो सीन है उस पर भी बवाल है, नोटबंदी वाला जो है उस पर भी बवाल है, अतीक अहमद के ऊपर भी बवाल है। और अगर ये जितने भी बवाल हैं, प्रोपेगेंडा फिल्म बीजेपी ने बनवाई है ये फिल्म, तो सर एक पहले ऐड आता था ना, कहते थे दाग अच्छे हैं, तो प्रोपेगेंडा फिल्म अगर है भी, मैं तो कह रही हूँ, तो अच्छी है जो भी है। देखिए, जनता को कोई जनता जनार्दन, नक्काराए खुदा, उर्दू ज़बान कहते हैं नक्काराए खुदा, जनता जो की आवाज़ वो खुदा की आवाज़ है। तो अब अगर जनता ने इतना सपोर्ट किया और मुझे बताया कि ये इतिहास रच दिया धुरंधर 2 ने, इतनी सक्सेसफुल को नहीं थी, आप उसको नकार कैसे सकते हैं? जाहिर है कि उस फिल्म में बहुत मेरिट है और उसने कहीं जा कर के जो हृदय को छू लिया है, इसीलिए इतनी कामयाबी मिली है। लाके नक्कार खाने में तूती की आवाज़ तब जाती थी, वो नक्कार खाने के जहाँ नगाड़े बज रहे हैं, ये जो 4-5 नाम आपने गिनाए हैं, ये तो बिल्कुल इनके कोई वजूद नहीं इनका। इनको अब सोचना चाहिए कि अपनी जो है वेवलेंथ को और अपनी सोच में ज़रा कुछ परिवर्तन ले आएँ, वरना ये बिल्कुल ही जनता जो देख नहीं रहे कि सामने सुनामी जनता की अप्रूवल की है और यहाँ 2-3 तितलियाँ कह रही कि हम सुनामी रोक देंगे, नहीं रोक पाएगा। अबू आज़मी ने तो क्लियरली कह दिया है कि अतीक अहमद के ISI से संबंध नहीं थे, मतलब ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया गया वो तो खैर जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के वो हैं अबू आज़मी। तो ऐसा अविद्वतापूर्ण बयान तो मुझे अंदाज ही नहीं कि कैसे कह दिया उन्होंने। वो उनके पास कोई प्रिवी है, मुझे ये मालूम है कि उसका इकबालिया बयान है, ये झूठ है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मिलेगा, ये ऑन रिकॉर्ड है। और उसके बावजूद आपका कहना कि ISI से संबंध नहीं थे, तो मुझे ज़रा ये देखना पड़ेगा जो इस तरह सर्टिफिकेट दे रहा है, ज़रा उसकी भी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए। क्योंकि कहते बाढ़ का पानी इसके पहले कि हम तक आए, कुछ हम अपना भी तो इंतज़ाम कर लें। तो होशियार को इशारा काफ़ी है। मैं समझता हूँ जो लोग इस बेकरारी के साथ अतीक के साथ खड़े हैं, उनके बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा तस्दीक हो जाना चाहिए। सर, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को लेके फिल्म में जो दिखाया गया है, सौभाग्य मेरा रहा कि आज ही में SP वैद्य सर से भी सुबह मेरी बात हुई, जो कि जम्मू कश्मीर के फॉर्मर DGP है। राइट। तो उनकी तरफ से कहा गया कि एक वो वक्त भी था जब दाऊद के पैसे से बॉलीवुड में फिल्म बनती थी, और अब ये वक्त है जब लोग ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा कि भाई BJP के पैसे से फिल्म बन रही है। तो उनका ये कहना था कि दाऊद के पैसे से फिल्म बन रही थी, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी इन लोगों को, अब दाऊद को बिस्तर पर दिखा दिया गया है क्योंकि, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। दाऊद भाई, जो लोग दुबई जाके क्रिकेट मैच में जाते थे, ज़रा उनसे पूछिए। जो हमारे फिल्म स्टार जो
उर्दू अदब और तहजीब के अपने शबाब पे जा कर के वहाँ पर रोशन चिराग होते थे, उनसे पूछिए ज़रा, तब तो जा कर के दाऊद के टुकड़ों पे जो पल रहे थे, ज़रा उनसे पूछिए कि अब क्या हो गया, सारी दावतों पे ख़त्म हो गई, दिवाला निकल गया दाऊद का क्या। और जितनी हमारी हीरोइंस थी, एक दो तो मैं इसका कि गुमनामी में चली गई, आज तक मैंने सुना ही नहीं वो गई कहाँ। एक ठीक। मंदाकिनी हुआ करती थी, वो भी दाऊद की, एक बार मैं आज तक पता नहीं मंदाकिनी गई कहाँ। एक और लड़की थी दिव्या भारती, उसकी बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में शायद उसकी मृत्यु हुई, कैसे हो गई, आपने कभी पूछा नहीं। इस तरीके की हॉस्पिटैलिटी जो दाऊद इब्राहिम के लेते थे और जो बिल्कुल गायब हो गए, उसके बारे में भी आप कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कहेंगे, क्योंकि जो लेन देन और जो मोहब्बत का गोशा आपके कलेजे में है, तो सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये सोचना पड़ेगा इतना दर्द क्यों हो रहा है आपको, इलाज कराइए अपना जाके मनोचिकित्सक से। दाऊद इब्राहिम के साथ जब इस तरह की फ़ोटो आती थी पहले, आज ही मैं देख रही थी एक फ़ोटो बहुत वायरल थी, उसमें राज कपूर भी बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, पीछे की रो में दाऊद इब्राहिम बैठा था। तो जब ऐसी फिल्में आती थी और मालूम चलता था कि कोई फिल्म स्टार गया है दुबई, दाऊद से मिल के आया है, तो क्या उनसे कोई पूछताछ नहीं होती थी? क्या ये बहुत कॉमन है कि कोई अंडरवर्ल्ड डॉन से जा कर के मिल के आ जाए और उसको छोड़ दिया जाए? तब दाऊद का ऐसा स्टेचर था, वो फाइनेंसर था फिल्म का, रियल एस्टेट का, और वसूली वगैरह करता रहता, छोटी मोटी वसूली कम करता था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में निवेश, रियल एस्टेट में। और टेरर उसका ऐसा था कि उसकी जो प्रॉपर्टी थी मुंबई में, उसका ऑक्शन नहीं हो पा रहा था, ऐसा टेरर था। और जो लोग वहाँ जाते थे वो ग्लैमर कोशेंट होता था। कहते काश मेरी भी ऐसी खुशकिस्मती होती कि मैं ही जाके नियाज़ हासिल करता उनका, दाऊद भाई का, मैं भी कुछ उनकी मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठा लेता। लेकिन मेरी तो बदकिस्मती कि मैं तो दूर दूर तक नहीं। तब एक ग्लैमर कोशेंट और बड़े फ़ख्र की बात होती थी। और जो ऐसे पेज 3 या ऐसी मैगज़ीन्स होती थी, उनमें खूब ऐसी पब्लिसिटी भी होती थी। लेकिन ये तो बाद में जब खुलने परत दर परत खुलता गया कि ये तो एंटी इंडिया है, क्रिमिनल है, मैच फिक्सिंग करता है। जावेद मियादाद का जो छक्का लगा था लास्ट बॉल पे, वो भी फिक्स था। कुछ ऐसी बातें सामने आई, अब इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारी बातें थीं। लेकिन आज की तारीख में अगर दाऊद मर गया, उसमें लोगों को तकलीफ है, तो उनको तकलीफ होनी चाहिए जो हमदर्दी दिखा रहे हैं। एसपी वैद्य सर ने एक बात और बोली सर, वो मैं आपसे भी समझना चाहूँगी कि पाकिस्तान ने दाऊद का इस्तेमाल किया भारत के लिए, आईएसआई ने दाऊद का इस्तेमाल किया भारत के लिए। क्या आईएसआई ने इस्तेमाल किया दाऊद का? पूरी तरीके से वो आईएसआई का बड़ा वैल्यूबल एसेट है, और इतना वैल्यूबल एसेट है कि जब कभी हिंदुस्तान ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की तो इन्होंने आईएसआई और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने होने नहीं दिया। और खैर अब देखें बकरे की माँ कब तक खैर मनाती है। और बहुत कुछ हो रहा है, अननोन गनमैन चारों तरफ घूम रहे हैं, टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि कौन कहाँ बैठा है पता लगाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कभी कभी अफवाह उड़ती है कि वो मर गया है, और जब जितनी अफवाह उड़ती तब मान लीजिए कि और काफ़ी सलामत है, मरा मरा है कोई नहीं। आपको अतीक अहमद का अगर मैं सबसे विभत्स कृत्य पूछूं तो वो कौन सा लगा है? मेरी समझ में जिस सिपाही की उसने खाल उतार के लोथड़ा बाहर फेंक दिया और पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन कर दिया कि ये लोथड़ा रखा है, उठा ले जाओ और दोबारा कोई हिमाकत मत करना इस तरफ आने की, वो। लेकिन इसकी एक नहीं, सेक्टर 15A में एक बूढ़ी माँ, उसको क्या लेना देना? उनको तो ये भी नहीं मालूम था कि उनका बेटा CEO है नोएडा अथॉरिटी का, उनके ऊपर हाथ उठाना, मैं इसको भी बहुत पाप मानता हूँ। अपराध तो अपराध है, ये पाप मानता हूँ। और इसने जो कुछ भी किया, एक से बाद कहते हैं कि रोज़, जैसे तेंदुलकर क्रिकेट में रोज़ अपने ही रिकॉर्ड को खुद तोड़ता है, ये अपनी ही पाजी पने और जलील पने के रिकॉर्ड खुद ही रोज़ तोड़ता था। मैंने आपको सामने 2 मिसाल रखी, लेकिन अगर 11 जज हाई कोर्ट के अपने को रिक्यूज़ करें, DMS पे ये कह दें कि हमें जान का खतरा है, हमें हटा दिया जाए, आप समझ सकती हैं कि कितना ज़्यादा ये जलील इंसान था। लेकिन वाह रे हमारी राजनीति, इसके भी अलमबरदार और चप्पल उठाने वाले मौजूद हैं हमारे समाज में। जब ये पूरी घटना घटी थी, जो आपने बताया कि सिपाही का खाल उतार करके चौराहे पे टांग दिया था, तो उसके बाद क्या पुलिस वालों में बहुत दहशत हो गई थी? दहशत भी थी। अब जब आप हाई कोर्ट के जजेस की बात कर रहे हैं, कोई रेड नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब CM कह रहा है कि अतीक भाई तुम्हें हमारी कसम, इसको छोड़ दो या क्या कर दो, जब ये इक्वेशन, तो किस पुलिस वाले की हिम्मत होगी उसके यहाँ चला जाए?
पर हमने देखा है सर कि इस देश में कई आंदोलन हुए हैं, लोग सड़कों पर निकल आए हैं। हमने दिल्ली रेप केस के बाद भी देखा था लोग सड़कों पर निकले, कोलकाता वाले के बाद भी हमने देखा था। तो इतना जघन्य अपराध कोई करे, ठीक है सीएम उसके साथ रहे होंगे उस समय, पर क्या जनता कभी बाहर नहीं निकली? ऐसा कृत्य देखने के बाद भी, इतने जघन्य अपराध के बाद भी हिम्मत जनता में नहीं थी? हिम्मत नहीं थी, ये आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष है आपका। जो दिल्ली में आंदोलन हुआ, आरोपी आपके सामान्य व्यक्ति थे, बाहुबली और माफिया नहीं थे, अतीक के कद्दावर नहीं थे, इसलिए शायद आंदोलन हो गया। लेकिन इस केस में कोई आंदोलन, जनता सड़कों पे नहीं उतरी और पुलिस उसके घर पे नहीं गई। मैं दोनों बातें आगे बढ़ा कह रहा हूँ, शायद इसके लिए क्योंकि राजनीतिक संरक्षण और बाहुबली की गर्म जेबें, गहरी जेबें इनके कारण थे। उसका उस मामले पे आगे केस चला था अतीक के ऊपर? नहीं, कोई इससे पहला केस जब मैं डीजीपी हुआ, उसके तीसरे दिन अशरफ ने यतीम खाने की दीवारें तोड़ के उसको कब्जा करने की कोशिश की, लड़कियों के साथ गैंग रेप किया। तो मेरे सामने भी चुनौती थी कि मैं एक्शन लूँ या न लूँ। तो मैंने कहा अब मैं डीजीपी रहूँ या न रहूँ, आज मैं इनको बता दूंगा आटे दाल का भाव बड़े कायदे से। तो इनको मैंने दिया गैंगस्टर एक्ट, एनएसए मुकदमा लिख दिया और उन पर चलाया बुलडोज़र इनकी प्रॉपर्टी की। ये कौन से साल की बात है? 2007। 2007 पहली बार बुलडोज़र चला था। पहले जब मैं जहाँ एसएसपी डीआई वहाँ खूब चलवाता था मैं, और ये एस डीजीपी मैंने चलवाया कि अब इनको छट्टी का दूध अगर मैंने याद न दिला दिया, ये भी क्या याद करें किससे पाला पड़ा है। खैर वो बुलडोज़र चल गया, अशरफ गिरफ्तार हो गए। ये तो पहले ही जेल में थे, अतीक मियाँ। अशरफ गिरफ्तार हो गए, उनको उम्मीद नहीं थी कि साहब बताइए अभी गिरफ्तार भी हो सकते हैं, एनएसए भी लग सकता है, गैंगस्टर एक्ट में प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो इन्होंने की शाइस्ता परवीन इनकी बेगम थी, इन्होंने टाइम मांगा मिलने के लिए। तो मैंने कहा बिल्कुल तशरीफ़ लाएँ कल 10 बजे। तो ये परवीन, शाइस्ता परवीन और अपने बेटे असद को, इतना बड़ा था मासूम, बड़ा खूबसूरत बच्चा था, लेकर के आए। उनका आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं बस ये गुजारिश करने आ रही हूँ कि मैं बेवा नहीं बनना चाहती। उनका कौन चाहेगा शरीफ आदमी की कोई बेवा हो, सब आबाद रहें, खुश रहें। लेकिन आप बेवा होंगी या नहीं होंगी इसका फ़ैसला आपके शौहर करेंगे। और मेरा आपको एक पैगाम है, अपने शौहर को दे दीजिएगा आसान और मुफीद मशवरा, अपनी हरकतों को कंट्रोल करें, वरना अगर उन्होंने कोई हिमाकत करने की ज़हमत फरमाई तो वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा प्रसाद पा जाएंगे। वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा बड़े बेशकीमती तबर्रुखात कहते हैं प्रसाद को, बेशकीमती तबर्रुखात पा जाएंगे, भूल जाएंगे गुंडागर्दी क्या होती है, भूल जाएंगे। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। असद बैठा था, हमने डीजी ऑफिस बहुत बड़ा होता है, किनारे बैठे, बेटा तुम वहाँ बैठे, क्योंकि ये बातें छोटे बच्चे के जहन पे माकूल नहीं रहेंगी। घर से बच्चों की किताबें मंगाई जो रहती, कुछ चॉकलेट्स मंगाए, उसको दी। लेकिन हम क्या मालूम था कि आगे उसकी नीयत में क्या था, इनकाउंटर हो गया उसका। लेकिन जितनी मेरी बात शाइस्ता से हुई थी, मैंने बड़े कायदे से उनको समझाया था कि मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं जिसकी हिफाजत के लिए तनख्वाह ले रहा हूँ, अगर किसी ने बीच में हिमाकत की तो मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं है कि मैं ज़िंदा रहूँगा नहीं रहूँगा, क्योंकि उसको मिटा के मरूँगा। ठीक बात। आप तो कहाँ असद के लिए सोच रहे हैं कि वो छोटा बच्चा था और उसको बाहर बिठा दिया, उसको चॉकलेट किताबें मंगवा करके दी। असद के लिए ही, क्योंकि उस समय मैं इस पूरे मामले की रिपोर्टिंग कर रही थी, हमने उस समय ये जाना कि कैसे असद जब बहुत छोटा था, नाबालिग 12 साल की उम्र का जब वो था, तब उनके हाथ में बंदूक थमा दी गई थी और उसमें सेलिब्रेटरी फायरिंग कर रहा था। हाँ, और वैसे तो विजुअल भी सामने आ चुके हैं। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं हवाई बात कर रही हूँ, अगर किसी को लगे चुभे ये बात, उसके बाकायदा वीडियो सामने है। तो एक बाप है जो बच्चे को बच्चा नहीं समझ रहा है, उसको ट्रेनिंग बाकायदा दी जा रही है, गन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, और दूसरी तरफ आपका हृदय है जो वो मिलने भी आई थी छोटा बच्चा लेके, तो आपने कहा कि बच्चों के सामने ये बात नहीं करनी है। शायद यही संस्कार होता है, और वो फ़र्क इस समय भी हम जब धुरंधर 2 रिलीज़ हुई है तो वो देख पा रहे हैं। मैं समझना आपसे ये भी चाहती हूँ कि क्या अतीक अहमद का जिक्र हुआ है मूवी में, क्या मुस्लिम कौम से वो जुड़ा हुआ था, उसका जिक्र हुआ है मूवी में, इसलिए ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए फिल्म बनाई गई है। मतलब अतीक की जगह अगर विकास दुबे का नाम होता कि उसका संबंध आईएसआई से है, तब इन लोगों को मिर्च नहीं लगती। शालिनी जी, अतीक अहमद क्या ब्रांड एम्बेसडर है इस्लाम का? और अगर ये ब्रांड एम्बेसडर थे, जो बना रहे, लानत है उनके ऊपर। ब्रांड एम्बेसडर है भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम, अशफाक उल्लाह खां, परमवीर चक्र विजेता हवलदार अब्दुल हमीद,
ब्रिगेडियर उस्मान, ये है ब्रांड एम्बेसडर हमारे मुसलमान भाइयों के। ये चुट्टा 2 कौड़ी का टिकली चोर अतीक नहीं हो सकता ब्रांड एम्बेसडर। बड़ा पवित्र मजहब है इस्लाम, बड़े बड़े दरविशाना मिजाज के इसमें लोग रहे हैं। मेरे खुद के उस्ताद मुसलमान रहे हैं। अतीक अहमद इस्लाम का ब्रांड एम्बेसडर का जो बना रहे हैं वो डिससर्विस कर रहे हैं इस पवित्र नाम के ऊपर। मैं तो खुद बनारस की रहने वाली हूँ सर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब भारत रत्न, ठीक और बात। कितनी शाइस्ता ज़बान उनकी, कितना प्रेम उनका बनारस से। और सुबह बनारस, और जब शहनाई उनकी थी नौबत खाने में, जब वो शहनाई में, वाह वाह वाह, क्या कहना। ठीक बात। लेकिन बिस्मिल्लाह, अब मैं एक नाम और जोड़ लेता हूँ, बिस्मिल्लाह खां भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाएंगे ये लोग, क्योंकि उससे इनको राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। इनके वही होंगे गरीबों के मसीहा। मैंने एक टीवी शो पे पूछा था, बता दे इन लोगों की कहाँ पर कब्रें हैं। किसी को नहीं मालूम था जो उनके पैरोकार थे कि इनकी कब्रें हैं कहाँ, क्योंकि इसमें राजनीतिक कोई लाभ नहीं है, स्वार्थ सिद्धि नहीं होगी, वोट बैंक हमारा पूरा नहीं होगा। तो ऐसी जगह हम क्यों दस्तक दें जहाँ से हम मायूस होकर लौटें। अतीक अहमद की कब्र लेकिन कहाँ है वो पूरी दुनिया को पता चल चुका है, क्योंकि उसकी तो लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी। और हालांकि वो करना भी ज़रूरी था, मैं क्योंकि उस समय मीडिया में ही थी, न्यूज़ चैनल में ही थी, और उसकी रिपोर्टिंग हमने भी की है। पर हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इन महान लोगों की कब्र कहाँ है वो किसी को नहीं पता। अतीक अहमद की कहाँ है वो शायद दुनिया वो तो को पता है। तीर्थस्थल हो गया है, वो तो तीर्थस्थल, तीर्थ यात्रा के लिए लोग जाते हैं, जियारत के लिए जाते हैं वहाँ पे। ऐसे लोगों की थर्ड क्लास लोगों की कमी थोड़ी है, उनके लिए तीर्थ यात्रा है वहाँ जाना। बकवास और प्रोपेगेंडा फिल्म है, इमरान मसूद की तरफ से भी कहा गया। बहरहाल अब मैं ये जितने क्योंकि हम बयानों के ऊपर अगर आपसे चर्चा करेंगे सर तो मुझे लगता है रात हो जाएगी। हम अपना वक्त ऐसे घटिया बयानों पे और ऐसे लोगों की बातों को क्यों करें। आपका भी समय बर्बाद होगा, आपके दर्शकों का भी समय बर्बाद होगा। और एक कहावत ये है, डॉग्स बार्क एंड एलिफेंट्स वॉक, कुत्ते के भौंकने से हाथी की चाल में फ़र्क नहीं आता है। बहुत शानदार। अब आप मुझे ये बताएं कि क्योंकि सरकार बदल चुकी है, क्योंकि नोटबंदी हो चुकी है, क्या ज़रा भी आपके मन में ये डाउट है? क्योंकि पहले का तो आपने मुझे बता दिया कि फेक करेंसी का इस्तेमाल इलेक्शंस में होता रहा है। धुरंधर 2 ने ये दिखा दिया कि 2017 के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव में फेक करेंसी का इस्तेमाल होने वाला था। अब फिर तो उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक है 2027 में, तो अगर 2017 में फेक करेंसी का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में होने वाला था चुनावों में, 27 में भी क्या हो सकता है? संभावना प्रबल है। जब कुंभ मेले में प्रयास तो क्या ही था, कुंभ मेले में कुटीर उद्योग की तरह ये जो था, आपकी मल्टी साइट फैक्ट्रीज थी जो कि बहावलपुर से चल करके और मास्टर क्लास के तरीके से नोट छापते थे, वो तो स्कोप अब नहीं है। लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ेगा। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, ये मान के चलिए कि निश्चित फेक करेंसी का इस्तेमाल होगा, लेकिन कुटीर उद्योग की तरह से। हाँ, 2-4-10 करोड़ छाप ले, सब कुछ मिला करके पूरा दांव लगा ले। लेकिन अब अगर जो किया होगा तो अब हमारी टेक्नोलॉजी, अब हमारे पास ATS है, STF है, AI एनेबल्ड टूल्स हैं, मशीन लर्निंग है। अब अगर करेंगे तो शायद जो छापेंगे जो इनके बैंक में है वो भी सरकार जब्त कर लेगी। तो इसलिए इफ़ दे नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे विल नॉट इवन लुक दैट वे। ये बदलाव क्या टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया है या मौजूदा केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार की बदौलत हो पाया? टेक्नोलॉजी आई तब चूंकि प्रदेश और केंद्र सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है पुलिसिंग को और बेस्ट प्रैक्टिसेस को, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। वरना पुलिस के पास तो लाठी वॉज द ओनली टेक्नोलॉजी दैट द पुलिस एवर हैड 1861 से लेकर के। लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है तो हम बहुत आगे जा चुके हैं। और टेक्नोलॉजी तब आई जब सरकारों ने, दोनों ने कहा कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हैज़ टू बी गिवन। लाठी का इस्तेमाल आपने कैसे कैसे किया है, फिर मुझे बताइए। बहुत लाठी का इस्तेमाल किया। लाठी ड्रिल हमारे ट्रेनिंग में आती है और कहते भी हैं कि सामने बलवाई 50 गज, एम शूट, ये तो हुई फायरिंग की बात। जब लाठी चार्ज होती है तो बलवाई में कहते हैं कि एक अड़ी घूप, मराठी टर्म है, और कहाँ मारना है, घुटने के नीचे। कहा जाता है घुटने के नीचे, लेकिन मारा कहीं और जाता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ घुटने के नीचे मारे तो शायद हम आपके सामने बैठे नहीं होंगे। इसलिए ये तो प्रतिद्वंदी जाएगा या मैं जाऊँगा, तो बेहतर यही है कि प्रतिद्वंदी ही जाए। और लाठी जो है बड़ा इफेक्टिव वेपन है। और उत्तर प्रदेश पुलिस पे अक्सर थानों में लिखा जाता है भारतीय लाई डिटेक्टर, लाठी को लिखते हैं लाई डिटेक्टर। छोटी लाठी होती है उसको कहते हैं समझावन और बड़ी को कहते हैं बुझावन। तो ये नॉमेनक्लेचर लोग प्रेम से कुछ भी नाम दे देते हैं। तो
और बिना दंड के राज्य अधिकार नहीं चलता है। लाठी चलाने के नियम भी हैं और लाठी चलाने के जो लाठी ड्रिल है हमारे यहाँ, तो कोई पुलिस अफसर के मैंने लाठी नहीं चलाई है तो आपका स्थान पुलिस में नहीं है, तो आपको कभी मौका नहीं मिला है दंगाई और बलवाई को झेलने का, और वरना आपको अच्छी तरीके से मालूम होता है रिफ्लेक्स एक्शन में भी लाठी चलाना आना चाहिए आपको। आपका बस चलता अगर सर, तो अतीक अहमद को वो कौन सा साल होता जब आप पहले ही ख़त्म कर चुके होते? जब मौका मिल जाता। मैंने ये कहा कि मैं मौका आदमी, एक कहावत है इंग्लिश में, द ईगल इज़ अ पेशेंट बर्ड। ईगल, गिद्ध जो होता है वो बहुत ही शांत तो नहीं कहूँगा लेकिन धैर्यपूर्ण एक प्राणी होता है। वो मौका देता है कि कब आप सेवा का मौका दें, और हम लोग सेवक हैं, जनता के और कानून के सेवक हैं। हम किसी में भी प्रमाद कर लें, भोजन में, रात्रि व शाम में, लेकिन सेवा में प्रमाद नहीं करते हैं। और जिसने सेवा का अवसर दिया वो मैं समझता हूँ कि बड़ा पुण्य का काम है कि इतनी सेवा दे दो कि वो 7 पुरुष को बताए कि कुछ सेवा हुई है तुम्हारी। और जिनको मैंने सेवा दी है वो वाकई आज तक याद करते हैं और उनके आंसू निकलते हैं कृतज्ञता के और आभार के कि कुछ सेवा उनकी हुई है। अब जबकि इस चीज़ का इतना प्रचार हो चुका है कि अतीक अहमद का आईएसआई से संबंध था, लश्कर तैयबा से संबंध था, मैं बहुत क्लियर पूछ रही हूँ सर, क्योंकि अतीक अहमद का वो जो पूरा कांड है, रिपोर्टिंग के दरमियान ही मुझे समझने का ज़्यादा मौका मिला। जो मौत उसे मिली है, क्या वैसी मौत का वो हकदार था, या जितनों का उसने खून के आंसू, जितनों को उसने रुलाया है, उसका अंत कुछ और होना था? मैं 2 पार्ट पे उसका उत्तर दूंगा। लीगली स्पीकिंग बिल्कुल गलत हुआ, पुलिस कस्टडी में मौत, उसमें माफ़ी का खाना नहीं होता है। मॉरली देखें, नैतिकता पे बिल्कुल गलत था, लेकिन जो काल चक्र है, जो प्रारब्ध है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। इब्राहिम लिंकन ने कहा था, दोज दैट प्ले विद द सॉर्ड शैल पेरिश विद द, जो तलवार से खेलते हैं वो तलवार से ही मारे जाते हैं। इफ़ यू रेयर स्नेक्स यू विल बी बिटन बाय द स्नेक्स। अगर सांप तुमने बोए हैं तो सांप ही तुम्हें डसेंगे भी। तो उनके कर्म दोनों के, अब ये कार्मिक फल जो है, हालांकि ये दार्शनिकता की बात है, दार्शनिकता की बातें करनी नहीं चाहिए, मेरा काम आपको यथार्थ बताना है, लेकिन वो ठीक था कि आपने पाप किया था कि आपने अपनी मौत को दावत दी। जिस तरीके से हुई गलत हुई, इसमें आपको अंतर मंथन पुलिस विभाग को करना होगा। दूसरी चीज़, वहाँ पर इनकी मौत के दोनों भाइयों के बाद जो खुशी की लहर दौड़ गई, वो वहाँ मैंने तो घी के दिए नहीं जलवाए थे, वो तो जनता ने जलाए थे स्वेच्छा से, अपनी प्रेरणा से। धुरंधर 2 आप देखने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, बस आप लोग जब अवसर देंगे तब जाऊंगा। अभी सिनेमा हॉल सारे बुक है सर, मैं ये भी आपको बताऊं। अभी अगर आप कोशिश करेंगे भी तो बड़ी मुश्किल से टिकट मिल पा रहा है, तो अच्छा है हम लोग आपको बिजी रखे हुए हैं कि जब थोड़ा थिएटर खाली होगा तब आपको मौका मिलेगा देखने का। ईगल इज अ पेशेंट बर्ड, मैं प्रतीक्षा करूंगा। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय भी हमें दिया। और अतीक अहमद का आईएसआई से संबंध था, नोटबंदी कैसे उत्तर प्रदेश के चुनावों में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनावों में, इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि पहले शायद हमेशा ही इसका इस्तेमाल चुनावों के समय होता रहा हो। और धन्यवाद आपका कि हमारे कहने पे तुरंत आपने हमें टाइम दिया। धन्यवाद शालिनी जी, बड़ी आपका ये दफ्तर आपको मुबारक हो, भगवान करे आप इसको खरीदें और भी ऐसे दफ्तर खरीदें। थैंक यू सर। थैंक यू।